नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मानव सभ्यता शुरू होने के बाद से ही कृषि के साथ साथ पशुपालन और डेयरी गतिविधियां मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग बनी हुई हैं। इन गतिविधियों ने न केवल खाद्य सामग्री और पशु शक्ति में बल्कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी योगदान दिया है। पशुपालन और डेयरी के व्यवसाय का आज भी ग्रामीण और अब तो शहरी युवाओं में भी आकर्षण बना हुआ है। इस क्षेत्र में युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, इसी विषय में चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री खेमराज चौधरी, जो कि वर्तमान में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के अध्यक्ष हैं। आपका कृषि और डेयरी से संबंधित क्षेत्रों में लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। खेमराज जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुरुआत में सीधे सरल सवाल से करूंगी कि राजस्थान में पशुपालन का क्या महत्व है? जी देखो, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जी। और राजस्थान में बरसात कम होती है जी। और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को हम लेते हैं तो वहाँ पे बरसात और भी कम होती है जी। तो खेती के साथ साथ पशुपालन में लगे लोगों की संख्या ज़्यादा है जी। जी। और हम यदि थार के मरुस्थल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कभी कभी बरसात बहुत कम होती है जी। हर तीसरे साल चौथे साल बरसात कम होती है तो वहाँ पर पशुपालन ही लोगों की आय का मुख्य जरिया बन जाता है। एक सहारा उसी का सहारा होता है जी। तो पशुपालन का ये महत्व है कि वहाँ पर जो है जो भी दुधारू पशु होता है जी, वो अकाल के समय में भी जो किसान उसको पाल करके अपना दूध बेच करके अपना आजीविका को निभा सकता है। जी बिल्कुल। और राजस्थान में क्या कि क्षेत्रफल तो ज़्यादा है जी। लेकिन पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है यहाँ पर। जी। हम यदि पूरे भारत के हिसाब से हम सोचते हैं तो पूरे भारत में राजस्थान दूध के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड प्लेस पर आता है जी। तो यहाँ पर पशुओं की संख्या काफ़ी है और लोगों की रोजगार से भी जुड़ा हुआ है और आजीविका से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन का महत्व ज़्यादा है अन्य राज्यों से। जी। 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 पूरे परिवार ही लगे रहते हैं, कई गाँव में जाके हम देखते हैं तो पूरा परिवार ही इसे पशुपालन और दूध से। एक और विशेषता होती है कि पशुपालन कृषि के साथ साथ चलता है। जी बिल्कुल। हाँ। तो और महिलाएं इसमें काफ़ी समय देती है जी। पशुपालन के काम में महिलाओं का रोजगार की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो काफ़ी योगदान होता है और काफ़ी जो पशुपालन से संबंधित कार्यक्रम है या क्रियाकलाप है वो महिलाएं ज़्यादा करती है। जी बिल्कुल। इसलिए आप देखते हैं कि पूरे राजस्थान भर में यदि हम पशुपालन को महत्व को और आगे बढ़ाते हैं तो महिलाओं का भी सशक्तिकरण अपने आप होता है। जी बिल्कुल, ये सही। और दूसरी बात जो इसमें जुड़ी हुई है कि पशुपालन कौन करता है, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लोग इसको काफ़ी पशुपालन करके अपनी आजीविका को पालते हैं। बिल्कुल। तो यदि पशुपालन में यदि वृद्धि होती है जी, पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है और साथ साथ में दुधारू पशुओं की उत्पादकता यदि बढ़ती है तो इन लोगों की आय भी बढ़ती है। बिल्कुल। जब आय बढ़ती है तो ये ऊपर जाते हैं जी आजीविका के हिसाब से। जी बिल्कुल। और हम जिसको कि इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं उसको सहारा मिलता है, अर्थात समाज के वे तबके के लोग जो कि आय के हिसाब से नीचे के स्तर पर आते हैं तो उनकी आय में भी वृद्धि होती है। तो इनको आय की वृद्धि करने में पशुपालन के माध्यम से काफ़ी सहारा मिलता है। जी बिल्कुल। जी। और अब अगर हम देखें तो डेयरी इंडस्ट्री जो दूध उत्पादन है इसका तो स्वरूप भी अब पहले से काफी बदल गया है। जी। दूध के साथ साथ दही, मक्खन, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद है उनका भी उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है और परिवार के साथ साथ और लोग भी इससे संबंधित इससे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे संभावनाएं भी और बढ़ रही हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर आप ये बताएं कि जो सबसे ज्यादा चुनौतियां कौन सी हैं पशुपालन और डेयरी में? यदि हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और शहरीकरण भी बढ़ रहे हैं। जी। लोगों की आय भी बढ़ रही है। जी। जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। जी। जब लोगों की आय बढ़ती है तो आप पाएंगे कि डेयरी के प्रोडक्ट जो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनकी मांग बढ़ती है हमेशा ही। जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं। जी। तो जब इनकी मांग बढ़ रही है तो साथ साथ में इसकी आपूर्ति बढ़ना भी आवश्यक है। जी। हम यदि भारत के हिसाब से सोचते हैं तो भारत जो है पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में कई सालों से प्रथम स्थान पर है पूरे दुनिया में। और जब दूध का उत्पादन बढ़ रहा है तो यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वो भी बढ़ती जा रही है। जी। वो भी बढ़ती जा रही है, खपत जिसे कहेंगे। हाँ, उपलब्धता
खपत एक अलग चीज़ होगी जो अपन खपत करते हैं। जी, उपलब्धता का मतलब जितनी जनसंख्या है और जितना दूध उत्पादन हो रहा है, तो प्रति व्यक्ति को कितना दूध उपलब्ध हो रहा है, यदि जनसंख्या के हिसाब से हम सोचते हैं तो वो उसकी उपलब्धता प्रति व्यक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम सोचते हैं कि देखो पानी कम होता जा रहा है। पहले बहुत लंबे चौड़े चरागाह होते थे गाँव में, वो कम हो गए हैं। तो और पानी की कमी के साथ साथ जो ज़मीन की जो होल्डिंग है प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति, वो भी छोटी होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो साइज ऑफ होल्डिंग है, कृषि जोत है, उसका आकार घट रहा है। बिल्कुल। तो अब चुनौती ये है कि हम सीमित साधनों से कैसे प्रति पशुओं की उत्पादकता बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़ाएं। अर्थात मतलब प्रति पशु, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, उसकी दूध की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएं सीमित साधनों का उपयोग करते हुए, वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसकी ब्रीड, जो गाय और भैंस की जो नस्ल होती है, उसमें सुधार किया जाए। इसमें आप देखते हैं कि सड़कों पर चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप यदि घूमते हैं, शहरों में भी जाते हैं, तो कई बार जो सड़क पर जो है कई गायें घूमती रहती है। इसी प्रकार से किसानों के खेतों पर जो कई बार जो है आवारा जानवर हैं, अर्थात गायें भी खुली हुई घूमती हुई मिल जाती है, तो उनको उनकी रखवाली करने के लिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि गाय और भैंस जो भी हम पाल रहे हैं उसकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए। दूध जितना ज़्यादा होगा, पशुपालक उतना ही उसका ज़्यादा ध्यान रखेगा। उस जानवर को कोई नहीं छोड़ता है जो दूध देता है, ये मूल बात है। जिससे इनकम प्राप्त होती है उसको कोई छोड़ता नहीं है, उसकी देखभाल, हाँ, देखभाल करेगा बिल्कुल ही। तो इसके लिए इसकी एक तो लागत कम होनी चाहिए, पशु के पालने की लागत पशुपालक के स्तर पर कम होनी चाहिए। उसका आशय क्या हुआ कि मान लो पशु बीमार हो जाए तो उसकी जो है दवाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल। साथ साथ में यदि उसको टीकाकरण कराना है पशु का, जैसे इंसान का टीकाकरण होता है वैसे पशुओं का भी टीकाकरण होता है, जिसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, समय पर होना चाहिए। जैसे भारत सरकार है, FMD फूट एंड माउथ डिजीज़ का टीका लगता है, साल भर में 2 बार लगता है। तो भारत सरकार 100% पैसा देती है इसके लिए राज्य सरकारों को। तो समय पर उसका टीकाकरण होना आवश्यक है। तो साथ साथ में अब उसको जो पोषण खिलाया जा रहा है, चारा खिलाया जा रहा है या फीड खिलाया जा रहा है, उसकी भी लागत नहीं बढ़नी चाहिए। और वो ऐसा पोषण तत्व उसको ऐसे मिलने चाहिए जिससे कि उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी पूर्ति हो जाए। तो कहने का आशय ये है कि उसकी नस्ल को सुधार किया जाए। उसको क्या खिलाया जा रहा है, चाहे चारा खिलाया जा रहा है या उसको जो है बाँट खिलाया जा रहा है, तो उसकी लागत कैसे कम की जाए। पशु में बीमारी आती है तो समय पर उसका बीमारी का इलाज होना आवश्यक है, नहीं तो पशु मर जाएगा तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी, किसान को नुकसान होगा। साथ साथ में एक बात जो महत्वपूर्ण होती है, कई बार क्या होता है कि जानवर, गाय या भैंस जो भी होती है, वो एक बार ब्याह गई, लेकिन दूसरी बार में वो ब्याने में या गाभिन होने में काफ़ी समय ले लेती है। तो उसको चारा तो खिलाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है पशु को छोड़ दे। तो जब गाभिन नहीं होती है पशु, तो उसको लिए समय पर उसका कंसीव होना है, गाभिन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मतलब जो वेटरनरी सर्विसेज है वो उसको समय पर मिलनी चाहिए। समय पर सर्विसेज नहीं मिलती है तो वो जो है पशुओं को खिलाना पड़ता है, तो उसका खर्चा हो लगता है। तो उस खर्चे को कैसे कम किया जाए, वो भी बड़ी चुनौती है। तो साथ साथ में अपने बात की, देखो टाइम पर वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन राजस्थान जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, और पश्चिमी राजस्थान में हम जाते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर बहुत बड़े इलाके हैं, क्षेत्रफल बहुत है। वहाँ पे जैसलमेर में तो ये स्थिति है कि पॉपुलेशन तो ह्यूमन पॉपुलेशन कम है लेकिन पशुधन ज़्यादा है, और वो सब बिखरे हुए हैं। तो उनको वैक्सीनेशन की सर्विसेज उपलब्ध करवाना, उनको डिजीज़ कंट्रोल के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती के रूप में काम करता है, ताकि पशुपालक के स्तर पर लागत कम होनी चाहिए। इसके लिए सरकार कोई खास तरह की योजना चलाई जाती है और लोगों को इस बारे में जागृत किया जाता है कि जी किस तरह बारे में सरकार की, जैसे राजस्थान सरकार की हम बात करें तो दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है। निःशुल्क दवा योजना काम कर रही है, जिसमें दवाइयों का किसान को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लेकिन पशुओं को क्या होता है कि कई बार जो है पशु इतना वो होता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना, औषधालय ले जाना मुश्किल पड़ता है। तो इसमें पशुपालन का काम अपने आप में एक टिपिकल काम है, जिसमें कि पशुपालक बड़ी मेहनत से इनको पालता है, पोषता है और बड़ा करता है, और उनको अपनी आजीविका के रूप में, उनको साधन के रूप में काम में लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपने गाय पाल ली, भैंस भी पाल ली, अब उसका से दूध निकाला, उसकी यदि सही दर नहीं मिल रही है तो किसान को उसकी लागत पूरी निकल नहीं पाती है। तो दूध सही दर पर, सही समय पर उसका बिकना जरूरी है। जी बिल्कुल। यदि बिकता नहीं है तो उसको जो है
कम दर पर बेचना पड़ेगा। हम यदि पूरे भारत के हिसाब से हम यदि सोचते हैं तो एक अनुमान है कि लगभग जितना भी भारत में दूध उत्पादन होता है उसका लगभग 48%, लगभग आधा मान लें हम, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में खप जाता है, या तो किसान जो पशु रखता है वो काम में ले लेता है, या उन परिवारों को बेचता है जिनके पास पशु नहीं है। लगभग आधा दूध। अब आधा दूध वापस बच गया। आधा दूध वो है जो उसको बेचना चाहता है, जिसको हम कहते हैं मार्केटेबल मिल्क प्रोडक्शन है। अब आप सोचो जैसलमेर कहाँ है, कहाँ बाड़मेर है, कहाँ झालोर है, कहाँ बीकानेर है, तो लंबा चौड़ा इलाका है। और फिर दूध भी ऐसा एक प्रोडक्ट है कि जो जल्दी खराब होने वाला, उसके भंडारण की कोई सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि सहकारी क्षेत्र में डेयरी क्षेत्र काम करता है। जैसे यहाँ पर आपने सुना होगा कि RCDF काम करता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इनके पास हर जिला लेवल पर यूनियंस बनी हुई है। गांव के स्तर पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई है। उनके जो है पशुपालन उनके सदस्य होते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। तो वहाँ पर जो है प्रतिदिन सुबह शाम वो जो है दूध इकट्ठा करके लाते हैं और वहाँ पर उसको बेच देते हैं। वहाँ पर उसको दूध को टेस्ट करने के लिए मशीन्स भी लगी हुई है, ताकि लोगों को विश्वास बना रहे कि ये बिल्कुल इतनी मात्रा में दूध आया, इतनी गुणवत्ता का दूध आया, इसमें इतना फैट है और इतना SNF है। तो उस 2 फैक्टर्स के आधार पर उसको दर का निर्धारण होता है कि उसको कितनी राशि मिलेगी। एक तो फैट होता है जिसको कि अपन घी बोलते हैं, बाद में जो निकलता है घी में फैट ही होता है। और एक मिल्क पाउडर होता है जो कि सॉलिड नॉट फैट होता है, जिसको हम SNF बोलते हैं। तो दूध में मेनली 2 ही चीज़ें होती है। तो उन 2 चीज़ों के आधार पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो सदस्य होते हैं उनको जो है दूध का पैसा मिलता है। इस बजट में आपने राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक किसान जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों का जो डेयरी में काम करती है वो सदस्य है, और यदि दूध बेचता है उनको तो 5 रुपया एक्स्ट्रा सरकार देगी उसको पर लीटर। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि इसके अंदर सहकारिता की क्या भूमिका होती है और कैसे बढ़ाई जाए? जी, जो किसान जो जुड़े हुए हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इसके अंदर एक सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसको कैसे बढ़ाई जाए और कितनी महत्वपूर्ण है वो? जी, आपने देखा होगा कि अमूल का नाम सब जानते हैं। गुजरात का मॉडल है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल मॉडल है पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में ही। उसी प्रकार से भारत सरकार ने सहकारिता के अलग से डिपार्टमेंट भी खोला है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो सरकार, एक व्यक्ति, एक पशुपालक है जो गाय या भैंस रखता है, तो उसके पास एक दूध की लिमिटेड मात्रा ही उत्पादन होता है, सुबह भी और शाम को भी। अब वो इतने कम दूध की मात्रा को वो खुद कहीं बेच नहीं सकता है, खुद नहीं बेच सकता है। हम जैसे दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें लगभग 1 करोड़ लीटर दूध डेली खपत होती है, 1 करोड़ लीटर। लेकिन वहाँ पर पशु नहीं है, सब आसपास के राज्य है, वहाँ से जाता है दूध। जी। फिर इकट्ठा कहाँ से होता है? वही डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई है गांव के स्तर पर, वो इकट्ठा करती है जी। वहाँ से फिर प्रोसेसिंग के लिए जाता है जिला स्तर पर, वहाँ से प्रोसेसिंग होकर के फिर वापस उसको जो है आगे दिल्ली भेजा जाता है या बाज़ारों में भेजा जाता है जी। तो अपन बात कर रहे हैं कि एक किसान के लिए ये संभव नहीं है कि वो उसको दूध को जो है पेरिशेबल आइटम होने से वो खुद प्रोसेस कर सके, अकेला वो नहीं कर सकता। इसमें सहकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े प्लांट हैं जी, बिल्कुल टेक्निकल ऑफिसर्स लगे हुए हैं जी, और पूरा त्रिस्तरीय ढांचा बना हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर अगर साथ में जिस तरह से दूध का ये बढ़ रहा है उत्पादन और इसका वितरण जिस तरह से होना है, उसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार भी साथ में जुड़ जाते हैं कि उनका भंडारण हुआ, उनकी पैकेजिंग हुई, उनकी मार्केटिंग हुई, जो अकेले किसान ये सब नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो इसको बढ़ाने के लिए इसके क्या केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा इससे लोग जुड़ें और सही तरीके से ये लोगों तक पहुंच सके स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से? सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं जी, जिसमें भारत सरकार राशि भी देती है जी। तो भारत सरकार एक तो नस्ल सुधार के लिए काम करती है जी। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक योजना चलती है जिसमें स्थानीय नस्लें हैं, जैसे राजस्थान में थारपारकर है, गीर है, राठी है, ये जो यहाँ की लोकल नस्लें हैं, स्थानीय नस्लें। तो जब नस्ल का चयन किया जाता है तो किन बातों पे खास ध्यान दिया जाता है? कि जब खास बात सबसे ये होती है कि ये किसी भी क्षेत्र में ये जो गायें पाली जाती है वो वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से अच्छी तरह से वो वाकिफ होती है, अभ्यस्त होती है। जैसे आप जैसलमेर बाड़मेर का एक उदाहरण लेते हैं, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है तो वो दूसरी प्रकार की जो नस्ल है वो वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ तो आपके थारपारकर की जो नस्ल है वो वहाँ पर वेल अडेप्टेड है वहाँ के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के साथ, और दूध भी अच्छा देती है। ठीक है, तो भारत सरकार ने वहाँ की स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन चला रखा है, जिसमें राशि भी देती है, ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए पूरा प्रोग्राम चलता है। इसी प्रकार से
इन जो सहकारी संस्थाओं की हम जो बात कर रहे थे, इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा बढ़ाने के लिए, जैसे आपको मिल्क की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, मार्केटिंग बढ़ानी है, बल्क कूलर लगाने हैं और सोसाइटीज़ बनानी है, मेंबर्स बढ़ाने हैं, इक्विपमेंट खरीदने हैं जो कि टेस्ट करते हैं कोई मिलावट तो नहीं है दूध में जी। तो इन सभी के लिए भारत सरकार की कई स्कीमों में पैसा भी मिलता है जी। फिर भारत सरकार डिजीज़ कंट्रोल के लिए, पशुओं में बीमारी होती है उसके लिए वैक्सीनेशन के लिए पूरा 100% पैसा देती है जी। इसी प्रकार से भारत सरकार जो है आपके दूसरे जो लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाती है संस्थाओं के माध्यम से कि कोई भी संस्था चाहती है तो लोन ले सकते हो डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। डेयरी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप डेयरी प्लांट लगाइए, पशु खरीदने के लिए पशु खरीदने के लिए भी मतलब कई प्रकार की वो सुविधा देती है। तो इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार है, दोनों के माध्यम से ये काम चलता है जी। और अपन बात कर रहे थे कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं डेयरी क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका स्कोप बहुत है अभी भी जी। वो इसलिए कि किसानों की संख्या बहुत है और बिखरे हुए हैं जी। और वो उनकी दूध की मात्रा कम होती है। एक गांव को भी ले लो तो भी गांव में जो कुल उत्पादन होता है दूध का सुबह और शाम, वो ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि एक औसत गाय जो हम मान के चलते हैं वो कितना दूध देती है? औसत गाय लगभग 3 से 4 लीटर के बीच में दूध देती है प्रतिदिन। 3 से 4 लीटर। हाँ, भैंस थोड़ा ज़्यादा देती है। लेकिन तो अपन ने बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर पशुओं की जो दूध देने की जो कैपेसिटी वो कम है। उसके कई कारण हैं, जिसमें नस्ल एक महत्वपूर्ण कारण है। उसको जो फीड खिलाते हैं, हमारे यहाँ चारा खिलाते हैं, फीड खिलाते हैं, उसमें भी उसको बराबर पोषण तत्व उसको नहीं मिल पाते हैं। साथ साथ में कभी कभी जानवर बीमार भी हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उसकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। फिर हमने एक बात ये भी कही थी कि इसमें कई बार जब गाय या भैंस जिस समय गाभिन होने चाहिए, कंसीव होनी चाहिए, वो होती नहीं है, तो उसकी लागत किसान के ऊपर पड़ती है। तो उसकी लागत किसान के ऊपर पड़ती है तो वो जो है उसमें उसका ध्यान बराबर नहीं दे पाता है, उसको लागत ज़्यादा पड़ती है, उसको लाभ कम हो जाता है। तो इसमें इसका जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है, इसमें रोजगार सृजन बहुत है। ये लेबर इंटेंसिव श्रमिक गहन कार्यक्रम है, इसमें पुरुष है, महिला है, सब लोग इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है क्योंकि जिस तरह के काम जुड़े हुए हैं, साथ साथ में जब खेती का काम करते हैं तो खेती के काम के साथ साथ इसको पशुपालन को करते हैं। तो खेती पे काम करने के साथ जो समय बचता है उस समय वो पशुपालन करते हैं, पशुपालन की देखभाल कर लिया, दूध निकाल लिया, तो उनका पूरा समय का पूरा उपयोग होता है, पूरा समय, तो परिवार की आय उनमें बढ़ जाती है। तो आजकल हम देखते हैं कि दूध की मांग बढ़ रही है, अब इसके प्रोडक्ट भी बहुत बन गए। आपके दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, चीज़ भी बनता है, लस्सी भी बनती है, आइसक्रीम बनता है, तरह तरह के आइसक्रीम बनते हैं, तरह तरह के आइसक्रीम बनते हैं इसमें। आजकल तो दूध के उत्पाद बहुत सारे नए इसमें नवाचार भी काफ़ी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जी। और खाली गाय नहीं और पशुओं के दूधों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे दूध के ऊंट के दूध की काफ़ी आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि पशुपालक, सरकारें और अनुसंधान की संस्थाएं जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, उन सब का बड़ा योगदान है जी। बिल्कुल। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, इनकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए प्रयत्न करती है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए नए नए तरीके बताती है, नई नई तकनीकी लाती है। क्योंकि ब्रीड की जहाँ बात आती है वहाँ कई बार हम सुनते हैं विदेशी नस्ल की जो गायें होती है ऑस्ट्रेलिया में कि वो 40-40 लीटर दूध देती हैं एक दिन के अंदर। तो ऐसी जब हम सुनते हैं तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि यहाँ पर हमारा क्या औसत है गायों के दूध देने का। देशी गायों का जो औसत उत्पादन है वो थोड़ा कम है, और जो बाहर की जो गायें हैं वो दूध ज़्यादा देती है। आप जो 40 लीटर की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी है ऐसी गायें जो बाहर की हैं जो लगभग 35 लीटर 40 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। तो इसमें गुणवत्ता में उनके कोई फर्क होता है? दूध की इनके दूध में फर्क होता है। अच्छा, दूध में फर्क होता है। और साथ साथ में क्या होता है कि ये बाहर की जो पशु है वो यहाँ के स्थानीय वातावरण से अच्छी तरह से ढला हुआ नहीं होता है, ये बीमार ज़्यादा होते हैं, तो उनकी देखभाल ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, देखभाल ज़्यादा चाहिए। खान पान भी उनको यहाँ का जल्दी से रास नहीं आता, खिला देते हैं, हरा चारा बांट खिला देते हैं, लेकिन इनका जो अब देखो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो गर्मी में ये जानवर मौसम बहुत बड़ा ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो पूरे अभ्यस्त नहीं होते हैं। तो इसलिए सरकार जो है यहाँ स्थानीय जो नस्लें हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है। तो अपन बात कर रहे थे कि रोजगार के हिसाब से जो सोचते हैं तो रोजगार बहुत सृजन होता है इसमें जी। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है जी। और स्टेट की जो इनकम है जिसको हम जीएसडी भी बोलते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, राज्य का आय है, वो भी इसमें बढ़ता है जी। और सबसे पहले हमने बात की थी एक कि इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं पशुपालन के काम को बहुत ज़्यादा करती है। तो एक दूसरा पक्ष इसका यह भी निकलता है कि महिलाओं का
आजीविका को और इसमें बढ़ाने के लिए उनका प्रशिक्षण और भी ज़्यादा करना चाहिए। पशुपालन से संबंधित छोटी मोटी बीमारियों के उसके लक्षण हैं, कैसे पता चलता है कि ये पशु बीमार है। फिर इसी तरह से उसमें जो है नवीनतम तकनीकी है, उसको अपना करके कैसे वो जो है दूध की उत्पादक तो बढ़ा सकती है। इसके लिए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए छोटे छोटे स्तर पर। जी, यहाँ पे आजकल देखने में आ रहा है कि गांव में तो ग्रामीण रूरल एरियाज में तो था ही, ये काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र है कि दूध से जुड़े लोग, उसमें सब परिवार जुड़े हुए हैं। शहरों में भी आजकल इससे जुड़े व्यवसाय का काफ़ी जो युवा हैं उनके अंदर इसका काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है। जैसे खास तौर पर जो कम पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए ये व्यवसाय काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, वो काफ़ी आकर्षित भी हो रहे हैं इसके लिए। जी, तो आजकल देखो कम पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पर भी आय बढ़ रही है या जिसमें लाभ दिख रहा है कि आजकल क्या नई तकनीकी आ गई, आप मोबाइल के माध्यम से नए नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हो, बिल्कुल, जो पहले संभव नहीं था। फिर छोटे छोटे पशुपालकों को इसके माध्यम से नई तकनीक से आप जोड़ सकते हो। फिर इसमें क्या होता है कि विश्वसनीयता चलती है। जी, मैं यही पूछना चाह रही थी यहाँ पे कि कोई ये कहे कि पूरा अच्छा दूध है, पूरे स्वच्छ वातावरण में इसको दूध को तैयार किया गया है, निकाला गया है, प्रोसेस किया गया, पैकिंग किया गया, ठेठ उसकी कीमत में बहुत फर्क है। आजकल दूध की कीमत के अंदर देखें जगह जगह जो कर रहे हैं लोग बाग, वो अपने दूध को श्रेष्ठ बताकर केमिकल फ्री, जैसे आजकल ऑर्गेनिक फूड का चल रहा है, इसी तरह से ऑर्गेनिक मिल्क, केमिकल फ्री की हम गायों को ऐसा कोई चारा नहीं खिलाते हैं जिसमें केमिकल्स हों। इस तरह की कई चीज़ों के लेबल के साथ दूध आजकल मार्केट में उपलब्ध है, उसकी दर ज़्यादा होती है। उसकी दर ज़्यादा होती है। आप घी की बात करें तो गाय का घी और जो भैंस के दूध का घी है उसकी भी कीमत में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ तक कि आजकल तो 2800, 3000 रुपए किलो से भी ज़्यादा तक का हम सुनते हैं कि घी जो है वो उपलब्ध है, कि ये गीर गाय का है, ये देसी गाय का है, ये जर्सी गाय का है। तो इनके खिलाने पिलाने में फ़र्क होता है गायों को, या इनकी नस्ल की में ही फ़र्क होता है जिस वजह से दूध की गुणवत्ता पे फ़र्क पड़ता है? तो सबसे बड़ा ये थोड़ा सा समझाएं हमें, क्योंकि ये बड़ा आजकल टॉपिक है, कौन सा दूध पिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। सबसे बड़ा तो नस्ल का फर्क पड़ता है जी। तो देशी गायों की जो नस्ल होती है वो एक अलग होती है। जैसे हमने राजस्थान के हिसाब से हम बताता है, थारपारकर है, गिर है, राठी है, कांकरेज है, ये जो है यहाँ पे काफ़ी एरिया में पाई जाती है। तो सबसे बड़ा तो दूध पर बड़ा प्रभाव उसका नस्ल का, फिर पड़ता है उसका खिलाने पिलाने का, तो उसको क्या खिलाया पिलाया जा रहा है। फिर आजकल तो लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पशु यदि बीमार हो जाता है तो उसको दूध निकालते हैं तो वो अलग रखते हैं, बेचते नहीं हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वो। बिल्कुल। फिर जैसा कि आपने बताया, ऐसी कोई चीज़ काम में नहीं लेते हैं जिसमें कि केमिकल का यूज़ ज़्यादा हो। जी, ये सबसे बड़ा एक मन में जो सवाल आम आदमी के जो उठता है कि हम जो दूध पी रहे हैं, इस गाय ने इसको क्या खिलाया गया। कई बार सुनने में आती हैं ऐसी बातें कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं दूध को उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इन सब बातों से आम आदमी के अंदर एक डर पैदा होता है, और जहाँ के पहले हम आंख बंद करके कि गाय का दूध है हम पी रहे हैं, सोचते नहीं थे इस बारे में। लेकिन आजकल सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कौन सी गाय का है, कहाँ से इसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है, जहाँ से आ रहा है, किसी तरह की मिलावट तो नहीं है इसके अंदर। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो आम लोगों के मन में आते हैं। तो उस इसमें आप क्या कहेंगे, आम लोगों को आप क्या सलाह देंगे, क्या देखें हम दूध पीने से पहले? दूध जैसा आपने बात की थी कि पूरा जितना भी दूध आता है, एक तो संगठित क्षेत्र होता है जिसमें कोऑपरेटिव डेयरी हो गई, बड़े बड़े ग्रुप हो गए जो कि दूध को प्रोसेस करते हैं और उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं जी। लेकिन लगभग आधा दूध ऐसा होता है जो छोटे छोटे लोग इकट्ठा करते हैं, जिसको हम दूधिया बोलते हैं जी। आसपास के शहरों के आसपास होते हैं, सुबह शाम दूध इकट्ठा करके लाते हैं जी। तो इसमें स्वच्छता के बारे में, गुणवत्ता के बारे में उनके पास इतने कोई इक्विपमेंट नहीं होते जी जी जी। बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जैसे कोऑपरेटिव डेयरी के संस्थाएं, इन सबके पास इक्विपमेंट्स हैं टेस्टिंग के, हर लेवल पर टेस्टिंग होता है जी। और आजकल तो इतने अच्छे प्लांट आ गए हैं कि वहाँ पर मनुष्य का हाथ नहीं लगता है। जैसे ही दूध निकालते हैं वो जो है आगे बल्क कूलर में डाल देते हैं, वहाँ चिलिंग करते हैं, फिर उसको टैंकर में भरता है। टैंकर जैसे आपका प्लांट में जाता है तो प्लांट से उसको पाइप को जोड़ देते हैं, उसके बाद दूध अपने आप आगे प्रोसेस होता रहता है, कहीं ह्यूमन टच कहीं पर भी नहीं होता है जी। और ऑटोमेटिकली पैक होता है थैली में और आप तक पहुंचता है, मेरे तक पहुंचता है, आप सब लोगों तक पहुंचता है। अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि राजस्थान में इसका पशुपालन और डेयरी का क्या भविष्य है, और युवाओं को आप क्या संदेश देंगे कि इस व्यवसाय में आगे उन्नति करने के लिए वो क्या तरीके अपनाएं? राजस्थान के हिसाब से हम सोचते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है जी, वो बहुत अच्छी स्थिति है पशुपालन के हिसाब से। जैसे राजस्थान का जो स्थिति है वो NCR रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है उसके बिल्कुल पास है जी। और वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, बहुत बड़ी मतलब बाजार है वहाँ पे।
तो यहाँ पर दूध और दूध से बनी हुई सब चीज़ें बना करके वहाँ आसानी से बेच सकते हैं जी। और अब दूसरी बात हो रही है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। तो हर व्यक्ति ज़्यादा पैसा देना चाहता है, दे सकता है, देने को तैयार भी है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दूध सही होना चाहिए और उसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो अब इसमें वाणिज्यिक तौर पर जो है युवा लोग अब इसमें आ रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी डेयरियाँ लगा रहे हैं इसमें। तो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। इसमें बस यही है कि इसमें 365 दिन आदमी को चौकन्ना रहना पड़ता है। गाय जो पशु पालते हैं उसमें जो 365 दिन जो है पशु की सेवा करनी पड़ती है और उसको ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया है, बीमार हो गया है तो उसका इलाज करवाना पड़ता है, साथ साथ में टाइम टू उसका वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है और दोनों टाइम उसको खिलाना पड़ता है। चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो तो भी उसको गाय उसको दूध निकालना परिवार का एक सदस्य की तरह रहता है। तो इसमें विकास की बहुत संभावना है और आय बढ़ने की भी बहुत संभावना है। तो नवीन तकनीकी को उपयोग करके आज का युवा वर्ग शहरों के आसपास डेयरी खोल करके अपनी आय को बढ़ा सकता है। खेमराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए। जी। तो राज्य के युवाओं को व्यापार करने का मौका और बेरोजगारी कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं, सहायता दी है, हमेशा मदद के लिए तैयार हैं। तो ये जो पहल है ये युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी साबित होगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय पर चर्चा के साथ। नमस्कार।